हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने स्टडी इंडिया चैनल पर और अपनी इस क्लास में अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। खास करके एमए द्वितीय वर्ष छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों का, जिनका वाइबा बहुत जल्द होने वाला है। उसकी तारीख भी लगभग निश्चित हो गई है, वो आप तक बहुत जल्द पहुँच जाएगी। ये शायद 1 जुलाई को होने की इसकी पूरी संभावना है। तो आप तैयारी अपनी रखिए कि आपका जो वाइबा है वो 1 जुलाई को होगा। हमने वाइबा से संबंधित वाइबा की तैयारी कैसे करें, कैसे इसमें बेहतर अंक लाएं, इस संबंध में ज़रा सा मैं आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमने अपनी पहली क्लास में आपको इसके कुछ बेसिक रूल्स बताए थे कि ये वाइबा कैसे होगा। 100 नंबर का ये वाइबा है। 10-5 मिनट में आपको 100 नंबर में से अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और अधिकतम अंक लेने हैं। तो इस अधिकतम अंक को लेने के लिए जो फर्स्ट स्टेप था वो मैंने आपको बता दिया है। अब सेकंड स्टेप में हम ये बात करेंगे कि वाइबा में प्रायः किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आपके सिलेबस पर ये सवाल आधारित होंगे और आपके सिलेबस के जो ज़रूरी नहीं है कि बीए सेकंड सेमेस्टर, एमए सेकंड सेमेस्टर में या एमए सेकेंड ईयर में जो आपने पढ़ा है वहीं से पूछा जाए। मोटी मोटी चीज़ें कहीं से भी एग्जामिनर्स हमारे आपको पूछ सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहली चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ ग्रंथों के नाम बताइए। अच्छा, पहली बात तो एक दूसरी बात समझ लेते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये आपको लिखाने के मूड में नहीं ले रहा हूँ कि आप इसे लिखें, मैं आपको बोलूँ और आप इसे लिखें। इस क्लास को मैं ले रहा हूँ कि मैं आपको बताता चलूँगा इसे जल्दी जल्दी, और आप इसे लिखने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा। तो लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको बार बार इस वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इसको केवल सुने 1 बार 2 बार 3 बार। अभी ये अगर 1 जुलाई को भी आपका वाइबा है तो अभी भी उसमें 4-5 दिन है, तो इन 4-5 दिनों में इसको 10 बार आप सुन लें। 10 बार अगर आप सुन लेंगे इन 4-5 दिनों में, तो जितना भी कुछ भी मैं बताऊँगा वो सारा आपको तैयार हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ इससे संबंधित तमाम सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वाइवा में जो कुछ पूछा जाता है वो आपके सिलेबस पर ही आधारित होता है। तो हम सबसे पहली बात कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इसमें गारसादा तासी का एक ग्रंथ है, उसका नाम आप जानते होंगे शायद, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी। किसने लिखा इसे? इसे लिखा है गारसादा तासी ने। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी। इसके बाद हम और आगे चलते हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब का एक बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ हमारे सामने आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन का, और उसका नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई एंदुस्तानी गारसादा तासी का, और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का, ये 2 इतिहास ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया में मशहूर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद आप एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ते होंगे डॉक्टर नगेंद्र की। तो डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लीजिए एक बात कि जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, ये डॉक्टर नगेंद्र जी इसके लेखक नहीं हैं बल्कि इसके संपादक हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के कुछ कालखंडों पर जो नोट्स तैयार किए गए थे उनको एक जगह इकट्ठा किया और उनका संपादन किया, और उस संपादित पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र, लेखक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है एग्जामिनेशंस में कि डॉक्टर नगेंद्र संपादक हैं या उसके लेखक हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र जो है संपादक हैं, उसके लेखक नहीं हैं। एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसे बड़ी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाता है, और ये है, इसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये किसकी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। फिर आपने नाम सुना होगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह की 2 किताबें हैं, एक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास
और दूसरी है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथ हो गए। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आप हिंदी की प्रथम रचना बताइए, कि हिंदी की जो पहली रचना है वो कौन सी है। तो जान लीजिए कि इसका नाम है श्रावकाचार, और इसे लिखा गया था देवसेन के द्वारा। आचार्य देवसेन ने लिखा था, नाम है श्रावकाचार, और इसका रचना काल है 933 ईस्वी। 933 ईस्वी में आचार्य देवसेन ने श्रावकाचार नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसे हिंदी की पहली रचना माना जाता है। हिंदी के पहले कवि कौन हैं? तो हिंदी के पहले कवि जिनके बारे में पूरी तरह से तो विद्वान एक मत नहीं हैं, लेकिन फिर भी सराहपा को लेकर के एक मत हैं काफ़ी लोग, खास करके डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन ये मानते हैं कि सराहपा हिंदी के पहले कवि हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सराहपा ये 8वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में थे सराहपा, तो ये हिंदी के पहले कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब दूसरा सवाल जो बनता है हिंदी साहित्य के इतिहास संबंध में, वो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इसमें मध्यकाल को फिर 2 खंडों में बांट दिया गया। पहले खंड का नाम रखा गया भक्तिकाल और दूसरे खंड का नाम हुआ रीतिकाल। तो इस प्रकार से 4 कालखंड हो जाते हैं। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो पुस्तक है उसमें जो काल विभाजन का स्वरूप दिया गया है वो एथेंटिक है और आप उसी को बताएंगे। तो आदिकाल क्या है? आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक है। भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक है। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक है। और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक है। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को फिर कई उपकाल खंडों में विभाजित किया। जैसे भारतेंदु काल 1857 से प्रारंभ होता है, द्विवेदी युग 1900 से प्रारंभ होता है, छायावाद 1918 से प्रारंभ होता है, और फिर छायावादोत्तर काल आ जाता है। इसमें प्रगति प्रयोग काल है और नवलेखन काल है। प्रगति प्रयोग काल का जो समय है वो है 1938 से प्रारंभ होता है, और नवलेखन काल प्रारंभ होता है 1953 से। तो इस प्रकार से ये मोटा मोटा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आपको समझना चाहिए। अगर आप इतना ही बता देंगे कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये पूरा बता सकें कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल के बाद भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगति काल और नवलेखन काल, तो ये आपके प्रश्न का पूरा उत्तर होगा और इस पर आपको बेहतर अंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ये रहा हिंदी साहित्य के इतिहास, आधारभूत सामग्री उसकी क्या है, कैसी रही है, काल विभाजन क्या रहा है, प्रमुख ग्रंथ क्या रहे हैं, हिंदी के पहले कवि कौन है, हिंदी की पहली रचना कौन सी है। ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं हिंदी साहित्य को लेकर के, तो ये मैंने आपसे बात कर ली है। अब हम दूसरे लेवल पर ये बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के जो बहुत बड़े लोग हैं, उन बहुत बड़े लोगों की कुछ रचनाओं के बारे में या उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये बड़े लोग कौन से हैं? कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। कम से कम इतने 4 लोगों के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी याद होनी ही चाहिए। ऐसा हर पढ़ने पढ़ाने वाला मानता है कि अगर आप एमए फाइनल में हैं तो इतनी जानकारी तो आपको कम से कम होनी ही चाहिए। अब कबीरदास के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी क्या होनी चाहिए? तो कम से कम कबीरदास की रचनाएं आपको पता हों, कबीर कब पैदा हुए, कब इनका देहावसान हुआ, जो इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कबीर का जो समय है वो आप जान लीजिए, वो है 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक। 120 वर्ष के आसपास इनकी उम्र रही है टोटल। 1398 ईस्वी माना जाता है कि इनका जन्म हुआ और 1518 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। तो 1398 से 1518 ईस्वी, और ये भक्ति काल के कवि हैं। ये भी पूछा जा सकता है कबीर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। महर्षि शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो छायावाद के कवि हैं। तो इस तरह से भी सवाल आपसे बनेगा।
आप कबीर की कुछ रचनाएं आप जान लीजिए। तो कबीर के बारे में सब जानते हैं कि आपने साखी लिखी, रमैनी, बीजक और शबद। फिर कबीर के ऊपर और तमाम बाद में रचनाओं का संग्रह किया गया। उसमें कबीर ग्रंथावली है, गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके कुछ पद हैं। तो मुख्य रूप से कबीर की जो बाणी का संग्रह है वो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, और ये माना जाता है कि बीजक जो है वो कबीर की प्रामाणिक रचना है। और इस बीजक का संग्रह किसने किया था? कबीर दास के एक शिष्य थे, उनका नाम था धर्मदास। तो धर्मदास ने बीजक का संग्रह किया है। और बीजक में है क्या क्या? इसमें रमैनी है, सबद है और साखी है। साखियाँ और कबीरदास के पद आपने तमाम पढ़े होंगे। अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर साहब से ये पूछते हैं कि कबीरदास की कोई एक साखी सुनाइए या कबीरदास का कोई एक दोहा सुनाइए, तो जो कुछ भी आपको याद आए वो एक दोहा आप सुना दीजिएगा। ऐसी संभावना बन सकती है एग्जामिनेशंस में पूछे जाने की। ठीक है, हो सकता है पूछ लें कबीर का जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो आप जानते हैं कि मगहर में आपकी मृत्यु हुई, और जन्म तो कबीर का जन्म काशी में होता है, और आपका जो देहावसान स्वर्गवास होता है वो होता है मगहर में। मगहर में क्यों होता है वो अगर पूछा जाए तो ये था कि मगहर में मरने से नर्क जाता है और काशी में मरने से स्वर्ग। तो कबीरदास ने कहा ठीक है, मैं मगहर में ही जाकर के अपने प्राण त्याग करूंगा और देखता हूँ मैं स्वर्ग जाता हूँ या नर्क। तो इस प्रकार की जो एक अंध परंपरा चल रही थी, कबीरदास ने उसका खंडन करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वे काशी छोड़ करके मगहर चले गए और वहाँ उन्होंने अपने प्राण का परित्याग किया। तो कबीरदास के बारे में इस तरह की कुछ आपसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए मलिक मोहम्मद जायसी पर। कहाँ पैदा हुए आप सब जानते हैं, जायस में। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? तो इनका जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है पद्मावत। पद्मावत एक महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी जो पद्मावती हैं उनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है पद्मावत में। इस पर एक फिल्म भी बनी होगी, शायद आपने देखा होगा। तो ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। तो ये पद्मावत की रचना किस पद्धति पर हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रायः पूछा जाता है। तो आप जान लीजिए, इसका नाम है मसनवी पद्धति या मसनवी शैली। पद्मावत की रचना किस शैली पर हुई है? मसनवी शैली पर या मसनवी पद्धति पर। इनकी हो सकता है ये पूछ लिया जाए मलिक मोहम्मद जायसी की कोई दो रचनाएं बताइए। तो पद्मावत एक हो गई। तो होता क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब की पद्मावत के आगे इनके सारे ग्रंथ हो जाते हैं फीके। तो बच्चों को पद्मावत याद रहता है लेकिन दूसरा ग्रंथ इनको याद नहीं रहता है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि दूसरे ग्रंथ का आप नाम बताइए। पद्मावत तो बच्चे को याद है, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हैं, एमए कर रहे हैं आप, तो और कौन से ग्रंथ हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अखरावट है, आखिरी कलाम है और चित्ररेखा। इनके 3 ग्रंथ और हैं पद्मावत के अतिरिक्त। अखरावट है, आखिरी कलाम है और चित्ररेखा है। ये 3 ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी के और हैं। तो इस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपसे कुछ जानकारियाँ पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आप आ जाइए भक्तिकाल के एक और बहुत बड़े कवि तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में प्रायः पूछा जाता है ऐसी परीक्षाओं में। तो लोग क्या करते हैं, रामचरितमानस को बता करके अपना काम समाप्त कर देते हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि तुलसीदास जी कोई 4 रचनाएं आप बताइए। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, तुरंत आते हैं रामायण। तो तुलसीदास की रचना रामायण नहीं है। जैसे फिर आप रामायण बताएंगे, आपको फंसाने के लिए दूसरा सवाल पूछेगा कि अच्छा वाल्मीकि ने फिर क्या लिखा है। तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि वाल्मीकि ने लिखा है रामायण और तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस। लेकिन जन में सब क्या कहते हैं, रामायण का पाठ बैठा हुआ है, हमारे यहाँ रामायण है, अखंड रामायण है। तो इसलिए कन्फ्यूजन बन जाता है कि तुलसीदास ने रामायण की रचना करी है, लेकिन तुलसीदास ने रामायण की रचना नहीं की है। रामायण की जो रचना है वो की है वाल्मीकि जी ने, इसीलिए उसको वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। और तुलसीदास की जो कृति है उसका नाम है रामचरितमानस। तो आप भी जरा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके यहाँ पाठ बैठता है रामचरित, तो उसे रामचरितमानस बोलिए, आप उसे रामायण मत बोलिए, ताकि धीरे धीरे इस बात का प्रचार प्रसार हो कि भाई रामायण तो वाल्मीकि ने लिखा था, तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। फिर रामचरितमानस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि इसमें कितने कांड हैं। जैसे ही पूछा जाएगा आप बताएंगे रामचरितमानस, तो तुरंत दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगा, कितने कांड है रामचरितमानस में? तो 7 कांड है रामचरितमानस में। अब हमारे जैसा कोई आदमी बैठा हुआ तो हो सकता है पूछ ले आपसे कि 7 कांडों के नाम बताइए, तो ये थोड़ा सा आप फंस जाएंगे फिर यहाँ पर आकर के,
क्योंकि 7 कांडों के नाम शायद ही सबको मालूम हो। हाँ, कुछ लोगों को ज़रूर मालूम होगा। अच्छा, बहुत लोगों को मालूम भी होगा तो क्रम से नहीं मालूम होगा। फिर मैं पूछ लेता हूँ कि क्रम से बताइए इसको, तो फिर आप निश्चित रूप से यहाँ पर फंस जाएंगे। तो फंसने वाला काम ना रखें। आप इस बात को ध्यान रखें कि बाल कांड है सबसे पहले, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है और उत्तर कांड है। इसको याद करने का एक तरीका बहुत सीधा साधा आसान तरीका है कि जब भगवान राम का जन्म होता है तो बाल रूप में होते हैं तो बाल कांड है, और ये सब वो अपनी लीलाएं कहाँ करते हैं तो अयोध्या में करते हैं तो अयोध्या कांड है। बाल कांड के बाद क्या है? अयोध्या कांड है। फिर अयोध्या में तमाम तरह की वाद विवाद हो जाते हैं राज्य को लेकर के, तो माता कैकेयी जो है वो वनवास भेज देती हैं, जंगल भेज देती हैं, तो अरण्य कांड आ जाता है। अरण्य माने होता है जंगल, तो जंगल वाला कांड यानी अरण्य कांड। फिर जंगल जाते हैं तो किष्किंधा में वहाँ सुग्रीव, हनुमान और अंगद जिनसे भेंट होती है तो किष्किंधा कांड इसलिए आ जाता है। कहानी जैसे जैसे बढ़ती है, तुलसीदास जी ने अपने कांड का नाम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रखा है। ये बहुत बुद्धिमानी की, ऐसे नहीं कहा जाता। तुलसीदास एक बहुत बड़े कवि हैं भक्ति काल के, बहुत स्ट्रैटेजिक कवि हैं, बहुत रणनीतिक कवि हैं, रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है तुलसीदास जी को। केवल भैया मत जानिए कि उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया और राम का गुणगान कर दिया है। राम का गुणगान करने के माध्यम से वो पूरी राजनीति, पूरी सामाजिक व्यवस्था पर अपनी बात करते हुए चलते हैं। राम का गुणगान करना उनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं रहा है। भक्ति काल के दौरान जब इतनी आपाधापी मची हुई थी समाज में, तो उस राम के चरित्र के माध्यम से सामाजिकता को, धर्म को, राजनीति को किस तरह से चलना चाहिए, ये सब कहने का उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगर वो सीधे सीधे राजनीति पर या साहित्य पर या समाज पर कोई ग्रंथ लिखते तो पढ़ता कौन? तो इसलिए उन्होंने उस कड़वी दवा को एक मीठे कप सिरप के रूप में चेंज कर दिया, और वो मीठा कप सिरप क्या था? वो थी राम की कथा, ताकि आपको अच्छी लगे और आप उससे कुछ सीख भी सकें। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है कि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। फिर सीता जी की जब पता लगती है, कुछ सुंदर एहसास होता है तो सुंदर कांड होता है, क्योंकि सुंदर कांड में पता लग जाता है कि सीता जो है वो लंका में है और अब लंका जाने की तैयारी होती है। ये सारा काम होता है कहाँ? सुंदर कांड में। तो सुंदर कांड। फिर सारी सेना, रामचंद्र जी पूरी सेना लेकर के पहुंच जाते हैं लंका, तो लंका कांड आ जाता है। और फिर अंत में होता है उत्तर। उत्तर माने होता है बाद वाला, तो ये बाद वाला कांड है उत्तर कांड। इसके बाद फिर कोई कांड नहीं है। तो इस तरह से 7 कांड हो गए ये: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड हो गए। तो रामचरितमानस के बारे में कम से कम इतनी जानकारी, बिल्कुल एक बेसिक जानकारी है, जो कक्षा 5, 6, 8, 10 के विद्यार्थियों को होनी चाहिए। और आप एमए फाइनल में हैं तो आपको तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो आपको फंसना नहीं है। जैसे ही पूछा जाएगा कि रामचरितमानस किसने लिखा है, तो ये लिखा है तुलसीदास ने। रामायण किसने लिखा है, तो ये लिखा है वाल्मीकि जी ने। रामचरितमानस में कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। ठीक। अंतिम कांड हो सकता है केवल अंतिम कांड पूछ लिया जाए आपसे, तो अंतिम कांड इसका है उत्तर कांड। फिर एक तुरंत सवाल ये बनता है, किस भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस? तो ये लिखा गया है अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है। चलिए, तो रामचरितमानस के बारे में ये कुछ मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दी। हाँ, ये भी हो सकता है कि रामचरितमानस का प्रारंभ कहाँ से होता है, आप बताइए। तो फिर भी आप फंस जाएंगे। तो जरा सा ये बात कुछ ध्यान रखिए। अब मैं क्या क्या आपको बता दूं, क्या क्या पूछा सकता है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम चल जाएं। तो इसका प्रारंभ होता है कि श्लोक से। उस श्लोक की कम से कम पहली लाइन आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे बड़े आदमी की सबसे बड़ी कृति के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको होनी अपेक्षित है। एग्जामिनर्स आपसे अपेक्षा करते हैं जानकारी आपको होगी। तो इसका रामचरितमानस, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवि तुलसीदास सबसे बड़ी रचना रामचरितमानस, और रामचरितमानस का प्रारंभ कहाँ से होता है? एक श्लोक से होता है। श्लोक कैसे है? वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। ये कम से कम ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। यहाँ से रामचरितमानस शुरू होता है। ठीक है। अब फिर दूसरा सवाल बनता है कि रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसीदास ने और क्या लिखा है। तो प्रायः विद्यार्थियों के बीच में रामचरितमानस के बाद उनकी जबान फिर बंद हो जाती है कि अच्छा, तुलसी ने कुछ और लिखा है क्या? तो तुलसी ने बहुत सारा लिखा है, लेकिन कम से कम 4-5 ग्रंथ तो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनके? एक तो गीतावली है, कवितावली है,
दोहावली है और विनय पत्रिका। रामचरितमानस के बाद जो सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़ी रचना है वो है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका और वली नाम से 3 है, कवितावली, दोहावली और गीतावली। तो आपको आसान है याद करने में भी, वली, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये 3 वली याद कर लीजिए। विनय पत्रिका और रामचरितमानस, कम से कम ये 5 ग्रंथ आपको तुलसीदास जी के बारे में याद होना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं सूरदास जी के ऊपर। सूरदास जी की भी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं आपसे। तो सूरदास की सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? सूरसागर है, सूरसागर। और ये कृष्ण काव्य, कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये सवाल ये भी बनता है कि रामचरितमानस किस भक्ति के अंतर्गत आता है? तो रामचरितमानस और तुलसीदास राम भक्ति काव्य शाखा जो है, राम भक्ति शाखा है, उसके अंतर्गत आते हैं। सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति काव्य शाखा है, उसके अंतर्गत आते हैं। और कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत सबसे बड़े कवि हैं तुलसीदास, और राम भक्ति काव्य के अंतर्गत सबसे बड़े कवि हैं राम भक्त कवि में सबसे बड़े कवि हैं तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति काव्य में सबसे बड़े कवि हैं सूरदास। तो सूरदास जी की रचना कौन सी है? सूरसागर है, सूरसारावली है और साहित्य लहरी है। ये 3 रचनाएं आपको मुख्य रूप से याद होनी चाहिए, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास इनका नाम है, तो इनकी 2 रचनाएं ऐसी हैं जिनमें इनका नाम भी आता है। पहली सूरसागर है, देखो सूर आ गया, फिर दूसरी है सूरसारावली, इसमें भी सूर आ गया। तो सूरदास की 2 रचनाएं तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, सूरसागर और सूरसारावली। और भक्त किनके हैं ये कृष्ण जी के भक्त हैं। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि पहले ये बड़ा रोया गाया करते थे, दीन और दीनता के पद गाया करते थे। फिर उनकी एक दिन भेंट होती है वल्लभाचार्य जी से। तो वल्लभाचार्य जी इनको पुष्टि मार्ग में ले आते हैं, इनको दीक्षा देते हैं, और वहीं से एक बहुत व्यापक बदलाव होता है सूरदास जी की काव्य प्रतिभा में। और इस तरह से वो व्यापक बदलाव इनको इतने बड़े कवि के रूप में स्थापित कर देता है। कौन लाता है इनको इधर? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी के बेटे का क्या नाम था? विट्ठलनाथ। क्यों इनके बेटे का नाम बता रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही सूरदास का नाम आएगा तुरंत नाम आएगा अष्टछाप का। कि अष्टछाप क्या? अष्टछाप के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवियों का एक दल बनाया गया था। और ये अष्टछाप के कवियों का काम था भगवान कृष्ण की 8 पहर वंदना करना, उनकी पूजा करना, उनके पद गाना, ये काम था अष्टछाप का। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। इसीलिए विट्ठलनाथ का नाम याद दिला रहा हूँ मैं आपको। विट्ठलनाथ ने की थी अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप में जो 8 लोग थे, इसमें से 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ के और 4 शिष्य थे उनके पिताजी यानी वल्लभाचार्य के। तो 4 शिष्य विट्ठलनाथ ने अपने लिए, 4 शिष्य अपने पिताजी के लिए, और इस तरह से 8 शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना हुई। और अष्टछाप का काम क्या था? श्री एकनाथ जी के मंदिर में 8 पहर कृष्ण की लीला का कीर्तन करना, ये था अष्टछाप का प्रमुख काम। तो इस तरह से मैंने हिंदी साहित्य के जो बहुत बड़े कवि हैं, जिनका नाम जुबान पर रहता है हर विद्यार्थी के, हर आम आदमी के, उनके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारियाँ बता दी। आप इस क्लास को पढ़े लिखें सुने। इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। अगली क्लास में मैं आपके सिलेबस पर आऊँगा। आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी पेपर हैं उनके संबंध में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, और उन पर मैं अगले पार्ट में बात करूँगा। और फिर देखते हैं अगले पार्ट में अगर वो बात हमारी पूरी हो पाएगी तो ठीक है, वरना उसके आगे भी और पार्ट बनेगा, क्योंकि 100 नंबर का सवाल है तो 4-5 पार्ट में भी बनता है। अगर 2-2.5 घंटे 3 घंटे की भी क्लास बनती है तो 100 नंबर अगर आपको 3 घंटे सुन करके मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो चलिए अगले पार्ट में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप इसे पढ़े लिखें। नमस्कार।